डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10 के साइंस में जो इलेक्ट्रिसिटी का लेसन आप लोगों का चल रहा है उसमें हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस जिसको हम हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? जैसे किसी भी चालक तार में हम धारा का प्रवाह करते हैं तो धारा के प्रवाह में हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन, यानी आवेश एक जगह से दूसरे स्थान तक जगह तक जाता है। लेकिन अलग अलग चालक तार उसको अलग अलग तरीके से जाने की अनुमति देते हैं। यानी हम ये कहें कि अगर अलग अलग भिन्न भिन्न धातुओं का तार हम लें और उसमें समान वोल्टेज पर धारा का प्रवाह करना चाहें तो हमें पता चलेगा कि सभी में अलग अलग धाराएं बह रही हैं। इस प्रकार से हम जानने की कोशिश करते हैं वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है। प्रतिरोध मतलब वैसे भी हमको समझ में आ रहा है कि विरोध करना। किसी भी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसी गुण को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ये आसानी से हमको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिखा, किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब किस तरह से इसको साबित करेंगे कि वैद्युत प्रतिरोध है? ओम का नियम अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओम के नियम से हमें पता है कि किसी भी चालक में जो वोल्टेज देंगे उस वोल्टेज के आधार पर ही उसमें धारा प्रवाहित होगी। तो धारा जो है इस विभव के अनुक्रमानुपाती होती है, और जब ये इसके अनुक्रमानुपाती है तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं R। ये V/IR मिलता है और ये R ही है प्रतिरोध। R का यानी इस प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। एक मात्रक और यहाँ से निकाल सकते हैं, R = V/I। V क्या होता है? वोल्ट। V का मात्रक वोल्ट और इसका मात्रक एम्पियर। इस तरह से प्रतिरोध का एक मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर भी है और इसी का मात्रक ओम भी है। अब हम यहाँ से देखें ज़रा कि अगर R का मान, यहाँ से I के मान को देखते हैं, I = निकालते हैं V/R। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इस V की वैल्यू को अगर हम कांस्टेंट कर देते हैं और R के मान को बदलते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? I के मान में बदलाव आएगा। यानी R का मान अगर हम बदलेंगे वोल्टेज को कांस्टेंट करके, जैसे हम 220 वोल्टेज ले लेते हैं, जैसे घर में 220 वोल्टेज ही माना जाता है अमूमन, और उस वोल्टेज में हम चेक करना चाहते हैं कि धारा कितनी बह रही है, तो वो R के मान पर निर्भर करेगी। प्रतिरोध का मान हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे I का मान कम होता जाएगा। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि कहीं ट्रांसफार्मर अगर दूर रखा है, काफ़ी दूरी पर है और उससे हमारा घर दूर पड़ रहा है, तो हमने सुना होगा कि जो लोग बहुत नज़दीक हैं उनके घरों में अच्छा वोल्टेज जाता है और जो लोग दूर हैं उनके घरों में वोल्टेज कुछ कम जाता है। तो जिसका रीज़न हम यही कह सकते हैं कि जितनी ही अधिक लंबाई हो जाएगी उस लंबाई या दूरी के कारण प्रतिरोध का मान बढ़ता जाएगा, और जब प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा तो हमें धारा जो है उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। इसलिए हम लोग देखते हैं कि दूर वाले घरों में जो है लाइट थोड़ी हल्की जलती है। तो अभी आगे चल के पढ़ेंगे कि प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। फिलहाल सामान्यतः हम वैद्युत प्रतिरोध को क्या कहेंगे कि वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? वैद्युत प्रतिरोध किसी भी चालक तार का वो गुण होता है जो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। और इसे R से लिखते हैं। इसका मात्रक ओम होता है
यहाँ से हम एकमात्र वोल्ट प्रति एम्पियर भी निकाल सकते हैं। अब ये प्रतिरोध के बारे में जानने के बाद हम पढ़ेंगे प्रतिरोधकों की उपयोगिता, यानी इन प्रतिरोधों की उपयोगिता से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो दे रहा है धारा के मान में नियंत्रण, यानी धारा का नियंत्रण कर सकते हैं। इसी फार्मूले को फिर से यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। I = V/R। अगर V को कांस्टेंट कर दिया गया, V = 100 वोल्ट। अब हम चाहते हैं कि किसी चालक तार में धारा हम अपने हिसाब से बदल सकें। हम चाहते हैं कि 10 एम्पियर धारा बहे, हम चाहते हैं कि 15 एम्पियर धारा बहे, हम चाहते हैं कि 5 एम्पियर धारा बहे। तो हम इस धारा को कम और अधिक किसकी सहायता से कर सकते हैं, ये यहाँ पे देखने वाली बात है। तो ये देखिए 100 हमने लिख दिया। अब I के मान को हम मान लेते हैं 10 एम्पियर और 5 एम्पियर, 20 एम्पियर। ये समझिए, इस V वोल्टेज को हमने कांस्टेंट कर दिया, इसकी वैल्यू हमने 100 रख दिया। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो सर्किट है उस सर्किट में हम अलग अलग धाराएं प्रवाहित करें, यानी जब हमारी मर्जी हो जितनी हम धारा चाहें प्रवाहित करना चाहें उतना कर लें। तो अगर हम 20 एम्पियर करंट इसमें फ्लो कराना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना लिखना पड़ेगा, R की वैल्यू 5 लिखेंगे तो यहाँ पर हमें 20 एम्पियर मिल जाएगा। यानी इस प्रतिरोध के मान को निर्धारित करके हम धारा के मान को निर्धारित कर सकते हैं। अब अगर हमें 10 एम्पियर चाहिए करंट, तो 10 एम्पियर के लिए हमें यहाँ पर 10 ओम का रेजिस्टेंस रखना होगा, तो यहाँ पर हमें 10 एम्पियर मिल जाएगी। यानी कि रेजिस्टेंस को बदल कर हम अपनी आवश्यकता अनुसार बदल करके हम जितनी चाहें उतनी धारा प्रवाहित करा सकते हैं। तो इस तरह से ये कहा जाएगा कि प्रतिरोधकों की उपयोगिता धारा के नियंत्रण में भी की जाती है। प्रतिरोध को हम यानी परिवर्ती प्रतिरोध लगा करके हम जितनी चाहें उतनी धारा अपने इच्छा अनुसार प्रवाहित करा सकते हैं किसी भी चालक में या किसी भी परिपथ में। इसके बाद आगे पढ़ेंगे वैद्युत ऊर्जा के रूपांतरण में। प्रतिरोधों का कार्य वैद्युत जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको वैद्युत ऊर्जा को बदल करके भिन्न भिन्न ऊर्जाओं में परिवर्तित करना। जैसे हम लोग अपने घरों में हीटर चलाते हैं, उसमें वैद्युत ऊर्जा जाती है, तो जब हीटर हीट होता है, गर्म होता है, तो हमें ऊष्मा प्रदान करता है। यानी ये कहें कि विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। फिर हम कपड़े इस्त्री करते हैं, उसमें भी विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। जब प्रेस गर्म होता है तभी हम कपड़ा प्रेस कर पाते हैं, तो वहाँ भी विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में हो रहा है। इसके बाद हम बल्ब जलाते हैं। बल्ब जलाने की प्रक्रिया में क्या है कि विद्युत ऊर्जा को हम प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। उसी से हम पंखा चलाते हैं। पंखा चलाने की क्रिया में विद्युत ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। मोटर चलाते हैं, वो भी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग प्रतिरोधकों का प्रयोग करके, यानी समझिए कि जो हीटर होता है उसमें जो एलिमेंट लगता है वो उच्च प्रतिरोध वाला होता है, इसलिए वो ऊष्मा उत्पन्न करता है। जो इस्त्री होता है, प्रेस होता है, उस प्रेस में भी उच्च प्रतिरोध का एलिमेंट लगाया जाता है जिससे वो हीट होता है। बल्ब जिससे हम प्रकाश उत्पन्न करते हैं, तो बल्ब में आप लोगों ने देखा होगा कि एलिमेंट लगता है जिसे हम लोग फिलामेंट कहते हैं। पहले जो सामान्य बल्ब बनता था उसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता था, तो वो भी उच्च प्रतिरोध वाला होता है जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है।
यानी विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा में होता है। हम लोग मोटर चलाते हैं, मोटर में आप लोग देखते हैं कि उसकी जो वाइंडिंग होती है तार से मोटर का अंदर का भाग देखेंगे कभी तो उसमें बहुत ज़्यादा तार का प्रयोग किया जाता है, यानी उसके भी प्रतिरोध को काफ़ी बढ़ाया जाता है और वो प्रतिरोध को बढ़ा करके हम यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो इस तरह से प्रतिरोधकों का उपयोग हम कई प्रकार से करते हैं। हम पढ़ सकते हैं इसको आसानी से, बुक में लिखा होगा उसे पढ़िएगा। फिलहाल यहाँ समझने के लिए तो धारा के नियंत्रण में और विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण में इस तरह से हम प्रतिरोधकों का उपयोग करते हैं। अब आगे देखेंगे कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध कैसे कम हो सकता है, कैसे बढ़ता है, किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, ये हमें यहाँ फिलहाल अब आगे देखना है। कारकों पर प्रतिरोधकों या प्रतिरोधों की निर्भरता। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रतिरोध जो है तार की लंबाई पर निर्भर करता है। तार जितना ही अधिक लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। यानी कि देखिए R अनुक्रमानुपाती है L के, यानी तार की लंबाई के। इसलिए मैंने बताया कि अगर ट्रांसफार्मर काफ़ी दूरी पर रखा हो, हम काफ़ी दूरी पे हमारा घर हो, तो वहाँ तक जो है करंट हमें कम मिलती है। तो आप लोग देख लीजिए कि जितनी लंबाई उस तार की बढ़ जाएगी उसके हिसाब से प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। अब तार की मोटाई पर क्या होता है, प्रतिरोध देख रहे हैं। तार की मोटाई यानी कि उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है। तार बेलनाकार होता है और उस बेलनाकार भाग का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ये A है, तो 1/A के अनुक्रमानुपाती है। अर्थात जितना ही मोटा तार हम बढ़ाएंगे प्रतिरोध का मान कम होगा। यानी हम देख सकते हैं कि तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ रहा है, लेकिन तार की मोटाई बढ़ाने पर प्रतिरोध घट रहा है। तो इस तरह से हम दो चीज़ों पर निर्भरता इसकी हम बताएंगे। और उसके बाद तार के पदार्थ पर, तार का प्रतिरोध तार के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। जैसे हम लोग चालक तार लेते हैं, लोहे का तार होता है, पीतल का होता है, एल्युमिनियम का होता है, तांबे का होता है और भी कुछ मिश्र धातुओं का भी होता है। तो अलग अलग एक समान लंबाई का तार और समान मोटाई का तार अगर लें और अलग अलग धातुओं का लें तो उनके प्रतिरोध भिन्न भिन्न होंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग पदार्थ का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। यानी इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तार की लंबाई पर, तार की मोटाई पर और तार का पदार्थ कैसा है, लोहे का है कि सोने का है कि पीतल का है कि तांबे का है। यानी अलग अलग धातुओं के हम तार को लेंगे तो उनका प्रतिरोध भिन्न भिन्न होगा। अब उसके बाद अगली हेडिंग हमें मिलेगी विशिष्ट प्रतिरोध, अथवा इसी को प्रतिरोधकता भी कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? हम इन्हीं दोनों R समानुपाती L और R व्युत्क्रमानुपाती A, इन दोनों समीकरणों को जब मिक्स करते हैं एक साथ तो हमें मिल जाता है R समानुपाती L/A। और इस समानुपाती चिन्ह को जब हम हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है K, और यही K विशिष्ट प्रतिरोध है। या प्रतिरोधकता है। K बराबर R/A/L। अब यहाँ से इसका हम मात्रक बताना चाहें तो ये क्या होता है? R का मात्रक ओम, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर और L मीटर। इस मीटर से ये स्क्वायर कट गया, यानी इसका मात्रक मिल गया ओम मीटर। इस तरह से हम
विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर बता सकते हैं। ये के का मान भी तार के पदार्थ का एक विशेष गुण होता है। इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि यदि एक मीटर का लंबा तार ले लें और उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल भी 1 मीटर स्क्वायर हो, अर्थात हम कह सकते हैं L = 1 मीटर और A = 1 मीटर स्क्वायर। उस कंडीशन में क्या होगा, K = R × 1/1। तो K = R हो गया। ओम। अब यहाँ से हम विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा दे सकते हैं। किसी भी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उसके प्रतिरोध के बराबर होता है कब, जब हम उस पदार्थ का 1 मीटर लंबा तार और 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की मोटाई वाला तार लेते हैं, तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध उसके प्रतिरोध के बराबर होता है। इस तरह से आपकी बुक में इसकी परिभाषा मिलेगी और मैं इसका जो है फ़ोटो आपके इस वीडियो के साथ भेज रहा हूँ, तो आप लोग बुक में भी अच्छा से पढ़ेंगे और इसको साथ में नोट करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर आगे कल जो है नया वीडियो आपको मिलेगा। आप लोग मेहनत करते रहिए। इस छुट्टी में थोड़ा थोड़ा भी मेहनत करेंगे तो कुछ करते रहेंगे। वैसे हम लोगों का जो भी वीडियो जा रहा है, देखने से यही पता चल रहा है कि आप लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ उसको पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बहुत कम बच्चे उसको देख रहे हैं। तो ऐसा ना हो, हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो आप ही लोगों के लिए हो रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ें, घर पर समय दें और इस काम को करें, क्योंकि जो भी लेसन पढ़ाया जा रहा है वो लेसन आपको दोबारा चाहेंगे कि दोबारा फिर हम पढ़ें, तो ऐसा संभव नहीं है।